इम्पॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या बोलता है? तो भाई कॉस्टिंग का तो सिंपल फंडा है, प्रोसेसिंग के अलावा जितना भी टाइम लग रहा है सब फालतू। इंस्पेक्शन का टाइम, मूव का टाइम, वेट का टाइम, डिलीवरी का टाइम, मूव का टाइम, वेट का टाइम, डिलीवरी का टाइम, एवरीथिंग इज फालतू। ओनली एंड ओनली जो प्रोसेस का टाइम है, मेन प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कुछ कन्वर्ट हो रहे हैं, वो एफिशिएंट टाइम है, बाकी सारा का सारा फालतू टाइम है। यानी हम सिंपली बोलेंगे कि टोटल टाइम में से प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है, बस उतना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल की एफिशिएंसी, बाकी सब फालतू। यानी जितना टोटल टाइम लग रहा है, मान लो 10 मिनट टोटल लग रहा है और पूरा का पूरा प्रोसेसिंग को ही लग रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। क्या कभी 1 से ज्यादा आ सकती है? बोलना तो। क्या कभी भी आंसर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का 1 से ज्यादा आ सकता है? क्या निश्चित बताओ ना। क्या कभी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का आंसर 1 से ज्यादा आ सकता है क्या? नॉट पॉसिबल मैम प्रैक्टिकली, क्योंकि जितना टोटल टाइम लग रहा है उसमें प्रोसेसिंग अंदर इन्वॉल्व भी होगा, तो टोटल से ज्यादा प्रोसेसिंग तो कैसे लग सकता है? 1 के इक्वल आ सकता है अगर प्रोसेसिंग ही टोटल है, बट मोस्टली 1 से कम आता है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो होता है। ऑर्डर लेने का टाइम, डिलीवरी देने का टाइम, प्रोसेसिंग के अलावा कुछ तो टाइम होगा ही, तो मोस्टली हमेशा आंसर 1 से कम ही आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई इसमें टफ आने का कोई चांस ही नहीं है। तो देखो, क्वींसटाउन फर्नीचर मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी वुडन डोर्स विद इन द फॉरेस्ट ऑफ क्वींसटाउन। ठीक है, ये सब टाइम पास है। टोटल टाइम दे रखा है, प्रोसेसिंग इतना है, इंस्पेक्शन पर बैच दिया है। ठीक है, और हम लोगों को आंसर्स भी पर बैच ही पूछे हैं, पर बैच नॉन वैल्यू एडेड, पर बैच वैल्यू एडेड, एफिशिएंसी वगैरह पूछी है, तो फिर हमको यूनिट्स निकालने की जरूरत नहीं है कि पर बैच कितने यूनिट्स है, तो टोटल यूनिट्स क्या होंगे, अपन को पर बैच पूछा है, पर बैच डेटा है, पर बैच से आंसर निकाल देंगे। तो वी हैव प्रोसेसिंग टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूविंग टाइम और वेटिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम कितना जो इंपॉर्टेंट है, विच इज 9, और टोटल कितना आ जाएगा? तो 9 प्लस 1.5 प्लस 6 प्लस 7.5, सही यस और नो? तो 37.5 आपकी आ गई मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। इमा का टफ है, इमा टफ कच्चू हो ही नहीं सकत है, बोलो यस और नो। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी जो इन्होंने पूछी है, तो सिंपली हमको करना क्या है, प्रोसेस टाइम अपॉन टोटल टाइम विच इज वैल्यू एडेड टाइम अपॉन टोटल टाइम विच विल गिव मी 37.5%। मैच हुआ सबका? हाँ या ना? अब ये लोग पूछ रहे हैं कि नॉन वैल्यू एडेड टाइम पर बैच कितना है, तो हम तो प्रोसेस के अलावा सबको ही नॉन वैल्यू एडेड मानते हैं, मतलब 1.5 प्लस 6 7.5 प्लस 7.5 15 घंटे। अपने हिसाब से जितना भी टोटल टाइम लग रहा है उसमें से 15 घंटे क्या है, नॉन वैल्यू एडेड है, बिकॉज प्रोसेसिंग के अलावा सब कुछ नॉन वैल्यू एडेड हो जाता है। और अगर वैल्यू एडेड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस टाइम विच इज 9 आवर्स, उतना ही अपने लिए वैल्यू एडेड है। पॉइंट 1 2 3 क्लियर टू एवरीवन से यस और नो? पॉइंट 1 2 3 क्लियर टू एवरीवन? नॉन वैल्यू एडेड जो भी प्रोसेस के अलावा है, वैल्यू एडेड जितना भी प्रोसेस है, और एफिशिएंसी क्या आएगी, नॉन वैल्यू एडेड अपॉन टोटल से अपनी एफिशिएंसी, सॉरी वैल्यू एडेड अपॉन टोटल से अपनी एफिशिएंसी आ जाएगी। बोलो ना, दिल दिल आगा बम बम क्या? हाँ मैम, हमको समझ में आ रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम पूछा है, साइकिल टाइम मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अब कितना टाइम लगता है वो पूछा है। तो टोटल हमको लग रहे हैं 24 आवर्स एक बैच में, और एक बैच में हम 60 यूनिट्स ही बना पा रहे हैं, मतलब 0.4 आवर्स हमको लग रहे हैं एक यूनिट बनाने के लिए। ये हो जाता है अपना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम सिंपल है ना भैया, एक साइकिल को ना, एक प्रोडक्ट एक यूनिट बनने में कितना टोटल टाइम लग जाता है, तो मैं 24 आवर्स में 60 यूनिट्स बना लेती हूँ, तो विच मीन्स मैं 0.4 आवर्स में एक यूनिट बनाती हूँ। दैट इज माई मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। ओके, अब ना एक चीज है जो आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है, जो आईसीआई सीधा एग्जाम के क्वेश्चंस में असम्पशन में मानता है। कहीं पे एक स्टिकी नोट में लिख के रख लो वेट टाइम, कहीं पे नोटबुक में, स्टिकी नोट में, कहीं पे भी लिख के रख लो। ये चीज मतलब अभी किसी क्वेश्चन में नहीं है, बट आई रिमेंबर एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन और एक बार आरटीपी एमपी पे भी कभी इस पॉइंट को पकड़ के ऐसी एमपी जब था पूछ रखा है इन लोगों ने, कहीं कुछ लिखा नहीं है, बट अपने को ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा वो लोग अज्यूम करेंगे कि आपको आता है। वेट टाइम इफ बिफोर मैन्युफैक्चरिंग है, इफ बिफोर मैन्युफैक्चरिंग है, दैट इज ऑर्डर का वेट टाइम, तो उसको एमसीई में इग्नोर करने का और टोटल डिलीवरी साइकिल आएगी ना उसमें कंसिडर करने का। समझाती हूँ क्या होता है, कैसे होता है ना। और अगर ये ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, खाली एक बार लिख के रखो, मतलब समझाती हूँ। अगर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग का वेट टाइम है तो फिर एमसीई में भी आएगा और डिलीवरी में तो आना ही है। देखो, वेट टाइम दो तरीके का होता है। एक वेट टाइम कि मेरा प्रोडक्ट मशीन ए से मशीन बी पे जाके वेट कर रहा है क्योंकि मशीन भी खाली नहीं है, तो वो सब तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होने वाला टाइम वेस्ट है, तो वो साइकिल की एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा। दूसरा एक वेट टाइम ये होता है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाए उसके पहले का वेट टाइम, ऑर्डर मिला वहां से लेके हमने ऑर्डर पे काम शुरू करा, उसके बीच का जो वेट टाइम होता है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल से कोई लेना देना नहीं है, बट उसका टोटल डिलीवरी साइकिल से लेना देना है, बिकॉज डिलीवरी साइकिल कस्टमर ने जिस दिन ऑर्डर दिया वहां से जिस दिन कस्टमर को गुड्स मिले वहां तक का पूरा डिलीवरी टाइम में कंसिडर होता है। एक एग्जांपल है और टेस्ट एनालिसिस क्वेश्चन में मैं अभी आपको बता देती हूँ, आ जाओ। कम टू द मॉड्यूल ऑफ प्रॉफिट मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, सिर्फ रुक जाओ। एमसीई का एक ही क्वेश्चन है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। है ना ये वाला, कम टू टीवाई के क्वेश्चन नंबर 1 पेज 7.43 ऑफ द मॉड्यूल। इधर आना एक बार, टेस्ट योर नॉलेज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी पे आओ, हाथ के हाथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देती हूँ, है ना।
W स्पेशलाइजेस इन इंजीनियरिंग डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग दी ऑटोमेटिक, ठीक है सब टाइम पास, इसको छोड़ो, अपने को ये काम का है इंस्पेक्शन प्रोसेस वेट क्यू और मूव, ठीक है। एक बार के लिए अपन मानेंगे कि ये जो वेट टाइम है, क्योंकि इंस्पेक्शन प्रोसेस के बीच में वेट दिया है, मतलब वो प्रोसेस शुरू होने के अंदर का ही वेट टाइम होगा, राइट, कि हमने इंस्पेक्शन किया, प्रोसेस चालू कर दी, बीच में वेट है, क्यू है और मूव है, तो ये ऑर्डर के पहले वाला वेट तो नहीं लग रहा है, कि मैन्युफैक्चरिंग के बीच में जो वेट होता है ना, एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाने वाला वेटिंग और वो सब टाइम पास हमको लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी पूछी है, तो सिंपली ये अफेक्ट करेगा एफिशिएंसी को, तो आउट ऑफ टोटल 0.5 प्लस 2.8 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 0.7, टोटल टाइम लग रहा है अपने को 24 डेज, टोटल टाइम लग रहा है 24 डेज, जिसमें से वेट टाइम कितना है 16 का, सॉरी प्रोसेस टाइम कितना है 2.8 का, तो 2.8 अपॉन 24, if I do 2.8 divided by 24, it will give me 11.67% my manufacturing cycle efficiency. बोलो मैच हुआ सबका, yes or no? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या बोलता है, प्रोसेस टाइम अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम लगा है 24 डेज का, जिसमें से प्रोसेसिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ 2.8 डेज ही करा है, तो 11.67% की मेरी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आ गई। अब ये बोल रहे हैं कि कितना टोटल टाइम मैंने नॉन वैल्यू एडेड पे स्पेंड करा है, तो भाई 100% में से मैंने अगर 11.67% वैल्यू एडेड पे स्पेंड करा है, तो ऑटोमेटिकली मैंने 88.33% नॉन वैल्यू एडेड पे स्पेंड कर दिया ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है। तो ये दोनों अपने सॉल्व हुए। डिलीवरी साइकिल टाइम पूछा है, डिलीवरी साइकिल टाइम, यहाँ पे डिलीवरी साइकिल टाइम बोलो चाहे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम बोलो सेम ही आएगा, बिकॉज वेट टाइम प्रोसेस के अंदर हो रहा है, तो 24 डेज मुझे टोटल लग रहे हैं प्रोडक्ट पूरा बना के कस्टमर को देने के लिए। और नया एमसीई पूछा है, अगर पूरा का पूरा क्यू टाइम एलिमिनेट हो जाए, मतलब मानो कि क्यू टाइम बचा ही नहीं, अगर क्यू टाइम बचा ही नहीं, तो विच मींस मेरा टोटल टाइम 24 नहीं 20 हो गया है, प्रोसेसिंग का तो आज भी 2.8 ही लग रहा है, तो 2.8 अपॉन 20 विच विल गिव मी 14%। फास्ट लगा, फिर से बताऊं या समझ में आया, बोलो, क्योंकि जस्ट अभी जस्ट मैंने इसका एक क्वेश्चन आपको करवाया, इसलिए मैंने फास्ट फास्ट फिर से ये वाला भी बता दिया है, तुरंत तुरंत से। फास्ट फास्ट लगा, वापस वापस करवाऊं या नहीं? भाई टोटल टाइम में से अपना प्रोसेस टाइम कितना, तो 2.8 का, तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी तो आ गई, बस वही वैल्यू एडेड है, तो फिर बचा हुआ परसेंटेज क्या हो जाएगा, नॉन वैल्यू एडेड। अब इसमें डिलीवरी साइकिल टाइम, तो टोटल टाइम डिलीवरी टाइम हो गया, एंड उसके बाद नया एमसी, अगर सारा क्यू टाइम हट जाता है, अगर सारा क्यू टाइम हट जाता है, तो फिर 2.8 अपॉन 24 की जगह पे 2.8 अपॉन 20 हो जाएगा। डन है ना मैम, कोई भी हमको गड़बड़ यहाँ पे नहीं लग रही है। चलो अब आते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में मानो ये जो वेट टाइम है ना, ये प्रोडक्शन शुरू करने के पहले का वेट टाइम है, ऐसा मान के करते तो क्या होता, तो उस केस में ये हमारी साइकिल को कभी अफेक्ट ही नहीं करता, मतलब जो वेट टाइम 16 का दिया है उसको हम इग्नोर कर देते, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन शुरू होने के पहले का वेट टाइम है, तो यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी 2.8 अपॉन 24 माइनस 16 विच मींस 35% एफिशिएंसी आ जाती, अगर ये वेट टाइम प्रोसेस के बीच का नहीं, लेकिन ऑर्डर मिलने से प्रोडक्शन शुरू होने के वाला बीच का वेट टाइम है, तो एफिशिएंसी कितनी आती, 34% आती। देन अगर तो हमने नॉन वैलिड पे कितना टाइम स्पेंड किया, सिंपली 100 माइनस 35% व्हिच कम्स टू 65%। डिलीवरी साइकिल टाइम तो 24 ही रहेगी ना, बोलो हाँ या ना। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम 24 माइनस 16 होके 24 माइनस 16 आती, लेकिन डिलीवरी साइकिल टाइम क्वेश्चन ने पूछा, तो डिलीवरी में तो सारे ही वेट कंसीडर हो जाते हैं, समझ में आया? जब मैन्युफैक्चरिंग का टाइम गिना ना, तो मैंने 16 को इग्नोर किया वेट टाइम, क्योंकि वो वेट प्रोडक्शन के पहले का है, पर अगर क्वेश्चन डिलीवरी पूछ रही है डिलीवरी साइकिल टाइम, तो उसमें तो हम लोगों को वेट लेना पड़ेगा। और अगर अब क्यू टाइम हट जाता है, तो 2.8 अपॉन 24 माइनस 16 और माइनस 4 का क्यू टाइम 70% की मेरी एफिशिएंसी चली जाएगी। पूरा डिफरेंस समझ में आया जो मैं वेट टाइम का लेके आपको बता रही हूँ? वही चीज यहाँ पे बताइए कि हमने दोनों तरीके से सॉल्व किया, एक वेट टाइम हमने माना कि प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच का वेट टाइम है, तो वो एमसीई को अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर बिफोर प्रोडक्शन प्रोसेस का वेट टाइम है ना, तो उसको हमको कंसीडर ही नहीं करना है, जब हम एमसीई के कैलकुलेशन में जाएंगे, वो सिर्फ डिलीवरी टाइम के कैलकुलेशन में कंसीडर होता है। सारे बच्चे बोलेंगे यस मैम। वही चीज यहाँ पे बताइए कि हमने दोनों तरीके से सॉल्व किया, एक वेट टाइम हमने माना कि प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच का वेट टाइम है, तो वो एमसीई को अफेक्ट करेगा, लेकिन वही चीज यहाँ पे बताइए कि हमने दोनों तरीके से सॉल्व किया, एक वेट टाइम हमने माना कि प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच का वेट टाइम है, तो वो एमसीई को अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर बिफोर प्रोडक्शन प्रोसेस का वेट टाइम है ना, तो उसको हमको कंसीडर ही नहीं करना है, जब हम एमसीई के कैलकुलेशन में जाएंगे, वो सिर्फ डिलीवरी टाइम के कैलकुलेशन में कंसीडर होता है। सारे बच्चे बोलेंगे यस मैम, सारे बच्चे क्या बोलेंगे, तो यस मैम बोलेंगे कि मैम हमको अंडरस्टूड है, हमको डन है, हमको समझ में आया है। मैं वेट कर रही हूँ सबके आंसर का। चलो मैं बहुत मेहनत से कॉस्टिंग के लेक्चर देती हूँ, यू कैन सी लाइक उछल उछल के चिल्ला चिल्ला के सॉल्व करके, कि आपको बस समझ में आए, आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, थोड़ी एनर्जी मुझे भी देते रहा करो, सुबह सुबह उठ के 4 घंटे आके, मतलब लिटरली फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन हो जाता है लेक्चर के बाद। तो मैम धंधा है आपका, अरे हाँ रे, ऐसे एकदम कुछ हार्श बच्चे होते हैं, सब क्या हो गया, काम है आपका, करना ही पड़ेगा आपको, हम भी तो पढ़ रहे हैं, हम भी तो आगे बैठ रहे हैं 4 घंटे, सही बात है।
आया समझ में? ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग साइकिल अरे जीएसटी खुल गया। ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी अलोंग विद वेट टाइम का क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द डिलीवरी टाइम जो अपने को ध्यान में रखना है। थ्री फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सीआरएम, दिस इज जस्ट अ थ्योरी पॉइंट कि भाई कॉपरेटिव सीआरएम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, हम एक एक कौन से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन करते हैं उसका कस्टमराइज करके फ्यूचर में कस्टमर क्या करने वाला है उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे एंड अल्टीमेटली जो डेटा अपने पास है, जो फोरकास्ट अपन सोच रहे हैं क्या कैसे होना चाहिए, डेटा सारा सीमलेसली फ्लो हो, इसके लिए कोलैबोरेटिव सीआरएम आ जाता है। नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट रेलेवेंट, खाली वो जो बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने आते हैं आईपीएस में उसमें पूछ सकते हैं कभी कि भाई फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सीआरएम क्या है, आपको बुक में एज इट इज आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखा हमने, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी देखी और कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी देखी। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में दो चीज आई, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक, डूइंग राइट थिंग्स और डूइंग थिंग्स राइट, दो चीजें देखो। ऑपरेशनल एबीएम क्या बोलता है, जो कर रहे हो उसको सही से करो। इसको यहाँ हिंदी में लिखो तो आपको बेटर समझ में आएगा, जो कर रहे हो उसे सही करो, यानी डूइंग थिंग्स राइट, जो कर रहे हो उसको सही करो। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं सही चीज, आई एम सॉरी फॉर माय हिंदी, सही चीज करो। हिंदी ठीक है मेरी, मेरे को थोड़ा पंक्चुएशन मतलब छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में डाउट रहता है। तो डूइंग थिंग्स राइट इज ऑपरेशनल, नाम में गुण है ना ऑपरेशनल, ऑपरेशनल यानी वो जो हम डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं उससे रिलेटेड, तो जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हो उसको सही करो। वेयर स्ट्रेटेजिक तो ये सोचता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही चीज करो, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन पे चला जाता है। So whatever activity we are doing, do it rightly, do it correctly. That is operational ABM. That is operational ABM. और करना है कि नहीं करना है सही ही चीज करो. That is strategic ABM. बोलो एक लाइन में समझ में आ गया हाँ या ना? नाम में सारे गुण है, लिखने की जरूरत भी नहीं है. नाम में सारे गुण है. ऑपरेशनल क्या बोलता है? ऑपरेशनल तो ऑपरेशन से कनेक्टेड हो गया, मतलब काम तो हम कर ही रहे हैं, उसको सही करना है. स्ट्रेटेजिक तो सीधा सोच पे जाता है ना, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पे कि करना है कि नहीं करना है, मतलब सही चीज ही करनी है, वो स्ट्रेटेजिक ABM पे चला जाएगा. बोलो यस और नो. नो नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? देखो ऑपरेशनल एबीएम, ऑपरेशंस आर रिलेटेड टू द डे टू डे ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होते हैं वो काम आपको सही से करने हैं. दैट इज डूइंग थिंग्स राइट. वेयर काम सही ही करना है, काम करना है कि नहीं करना है, बस सही वाला काम ही करेंगे. दैट इज स्ट्रेटेजिक एबीएम व्हिच इज डूइंग राइट थिंग्स. चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वेदिका. वेदिका आपको कोई पसंद है क्या? ना आप तो बड़े पर्सनल हो रहे हो. अरे जस्ट एक सा एग्जांपल मानो ना, वेदिका कोई पसंद है क्या आपको? चलो मान लो वेदिका को पसंद है, लेट्स से उसको लड़के का नाम याद नहीं आ रहा है. अपने क्लास में से किसी का ले ले क्या? मैम बैठ के ये सब काम करते हो आप? कोई नहीं, चलो ओमकार है. चलो लेकिन ओमकार को तो समझ गए. चलो मान लो वेदिका को वेद पसंद है, वेदिका को वेद पसंद है. अब वेद को मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आता है स्ट्रेटेजिक एबीएम. वेद को मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेद को मैसेज करना सही होगा क्या, वेद को मैसेज करना सही होगा क्या, इज अ स्ट्रेटेजिक एबीएम कि इज इट अ राइट थिंग टू डू कि मैं उसको सामने से मैसेज करूं. डिसाइड तो कर लिया कि मैसेज करना है, डिसाइड तो कर लिया कि मैसेज करना है, तो मैसेज सही कर रही हूं कि नहीं, दैट इज ऑपरेशनल एबीएम. पता चला कि एकदम लेम व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज भेज दिया कि पहली ही बार में इंटरेस्ट पूरा लूज हो गया. या समझ में आओ, पर सोचो लिखना था मुझे आप पसंद हो, ये मैसेज लिखना था, वेदिका ने सारी वाइब किल कर दी. ऐसा टेक्स्ट किया मुझे आप पसंद हाँ, तो ये ऐसे लोग मैसेज लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये गलत ऑपरेशनल एबीएम हो गया. मैसेज तो कर दिया चलो ठीक है, बस सही से नहीं किया. सो डूइंग थिंग्स राइट इज ऑपरेशनल, डूइंग राइट थिंग्स इज स्ट्रेटेजिक. बोलो ना हाँ या ना. वेदिका शुड टेक्स्ट और नॉट, इज इट अ राइट थिंग टू डू, इज स्ट्रेटेजिक. इफ शी इज टेक्स्टिंग तो भाई प्लीज बहन ऐसा मैसेज मत कर दियो कि पढ़ के सारी वाइब किल हो जाए, ऐसा अच्छे से लिखना, दैट इज ऑपरेशनल. चल. And then activity based budgeting simply क्या बोलता है, process of planning and controlling the expected activities for the organization to derive a cost effective budget. we simply budget बनाते टाइम ही सोचना, budget बनाते टाइम ही सोचना कि कौन सी चीजें वैल्यू एडिंग है, कौन सी चीजें वैल्यू एडिंग नहीं है, हर एक एक्टिविटी को कंसीडर करके बजट बनाना, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, कि जो अल्टीमेटली अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ कोइंसाइड करती हो. समझा सबको? एक और चैप्टर में टॉपिक है पेरेटो एनालिसिस, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. एक्सट्रीमली मतलब एक्सट्रीमली, जितना एक्सट्रीमली आप समझ सकते हो उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट, फॉर दिस स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट. पेरेटो एनालिसिस का पॉइंट जो मैंने कवर किया है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक. कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के चैप्टर में मैं आप लोगों को पेरेटो एनालिसिस करवाने वाली हूँ. एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को शांति हो जाए. एक ओवरव्यू भी देती हूँ और पूरा डिटेल पेरेटो एनालिसिस, उसके प्रोस कॉन्स एवरीथिंग, वो फिर मैं अभी नहीं करवा रही क्योंकि वो उस चैप्टर में तब साथ में कवर हो जाएगा. ये रहा देखो पेरेटो एनालिसिस 80-20 रूल अलोंग विद एग्जांपल, अलोंग विद उसके प्रोस कॉन्स एप्लीकेशंस एवरीथिंग, जो मॉड्यूल में आपको इस चैप्टर में मिलेगा वो अपन ने कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के चैप्टर में कवर किया है. पूरे उस चैप्टर के फ्लो के साथ बेटर बैठ रहा है. और एससीएमपी जो ओल्ड था ना उसमें भी उसी चैप्टर में था, तो मैंने ज्यादा उसको हैम्पर नहीं किया, वहीं पर रहने दिया क्योंकि मैं उसी फ्लो में पढ़ाने को हैबिचुएटेड हूँ. लेकिन ओवरव्यू बिल्कुल देती हूँ ताकि एटलीस्ट इस चैप्टर के अपन क्वेश्चंस कर पाएं. फालतू में वरना पेरेटो वाले क्वेश्चन अपन को छोड़ने पड़ेंगे. ओवरव्यू देती हूँ एकदम डिटेल, प्रोस कॉन्स एवरीथिंग वी विल सी इन द स्पेशलिस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर. पेरेटो बात करता है 80-20 रूल की. 80-20 रूल ऐसा बोलता है कि मेजरली हमेशा कुछ 20% ड्रीम कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो अपन को 80% प्रॉफिट देके चले जाते हैं, या कुछ 20% चीजें ऐसी हैं जिन पे काम करने से अपना 80% इशू सॉल्व हो जाता है. 80-20 रूल, 80-20 रूल सिंपली क्या बोलता है, 80-20 रूल सिंपली बोलता है 20% आइटम्स. एक हम यहाँ पे बात करते हैं वाइटल फ्यू और ट्रिवियल मैनी की. जो वर्ड यूज होते हैं यहाँ पे वो है वाइटल फ्यू और ट्रिवियल मैनी. मतलब 100 कस्टमर में से 20 कस्टमर ऐसे हैं जो आते हैं, कुछ कम लोग हैं पर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वाइटल है. चलो नॉर्मल एग्जांपल लो. आज YouTube पे हजारों लोग लेक्चर देखते हैं भाई. आज एससीएमपी का मैराथन YouTube पे डाल रखा है, ऑलमोस्ट 67-68,000 व्यूज है. तो 67,000 स्टूडेंट्स YouTube से पढ़ रहे हैं, लेकिन बैच में 67,000 स्टूडेंट्स है क्या? द आंसर इज नो. बैच में तो कम बच्चे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे पैसा कौन देके जा रहा है, मुझे ज्यादा एफर्ट किस पे डालना पड़ेगा, बैच वाले बच्चों पे. तो वो हो गए मेरे लिए वाइटल फ्यू. और बाकी के 80% लोग ऐसे हैं कि जिन पे अगर मैं 20% एफर्ट भी डालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ये होते हैं ट्रिवियल मैनी.
प्लस 10 प्लस 8 विच गिव्स मी 83 और माइनस 100 और कुछ अदर छोटी मोटी चीजें लेके मान लो मेरे पास 17 पीपल आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल फ्यू और ट्रिवियल मैनी। अब समझो मेरे कैलकुलेटर को आज मैं लेके बैठी हूँ, मुझे इसके इश्यूज फिक्स करने हैं ताकि लोग कंप्लेन लेके ना आए। सबसे पहला फोकस मुझे कौन से इशू पे करना चाहिए बताओ, सबसे पहला फोकस मुझे कौन से इशू पे करना चाहिए? सबसे पहला फोकस मैं ऑफ कोर्स डिस्प्ले के इशू पे करूंगी, क्योंकि अगर मैंने डिस्प्ले का मैटर सॉर्ट कर दिया तो मेरी 60% कंप्लेन आनी तो ऐसे ही बंद हो जाएगी। उसके बाद सेकंड, अब मेरे पास टाइम है तो मैं बॉडी पे फोकस करूंगी, क्योंकि अगर मैंने 60 प्लस 17 देखा ना तो ऑलमोस्ट बोलो 80% प्रॉब्लम तो मेरी यहीं पे सॉल्व हो जाएगी कि अगर मैंने इस बॉडी पे काम कर लिया कि बॉडी मजबूत है, कैलकुलेटर को फेंको तो भी नोकिया फोन की तरह टूट नहीं सकता है और डिस्प्ले से कभी उड़ेगा नहीं, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें तो मैं आराम से बाद में देख सकती हूँ। यही मैं पहले बैटरी ठीक करने बैठी, यार वैसे भी इतनी ज्यादा कंप्लेन उसकी है नहीं, उस पर इतना टाइम देने से अच्छा पहले इस पे टाइम दो ना। मतलब अपना पहला एफर्ट वहां पे डालो जहां पे ज्यादा चीजें कवर हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेटो एनालिसिस। तो पेरेटो एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं भी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी भी करवा के, चलो यहीं से कर लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि अपना टीवाई का आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। टीवाई के क्वेश्चन नंबर 8 इज पेरेटो एनालिसिस का क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करने का, तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, मतलब टू चेक वेदर मुझे सबसे पहले किस पे ध्यान देना चाहिए। मैं बोलूंगी सबसे पहले मैं डिस्प्ले पे ध्यान दूं, फिर उसके बाद बॉडी पे, डिस्प्ले देन बॉडी देन बैटरी देन अदर एंड देन बटन। बटन का प्रॉब्लम कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं परसेंटेज निकालूंगी, टोटल 100 आया ना, उसमें से 60% यहाँ पे हो गया, 17 यहाँ पे, और साथ साथ में हमको क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस निकालते जाना पड़ता है। मतलब क्यूमुलेटिव मतलब 60% प्रॉब्लम तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले की है, 77% प्रॉब्लम डिस्प्ले और बॉडी की है, देन उसके बाद 87% प्रॉब्लम आ जाती है डिस्प्ले, बॉडी और बैटरी की। तो ऐसा आपको इंडिविजुअल परसेंटेजेस निकालने हैं और आपको क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंसेस निकालने हैं। जहाँ पे आपका 80% आ जाता है वहाँ पे आप बोलोगे कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 80% चीजें हैं जिसपे मुझे ज्यादा फोकस करना है। बोलो हाँ या ना। अरे अपन अप्लाई करते ना, सबको समझो लॉ में, लॉ तो न्यू कोर्स में पता नहीं, ओल्ड कोर्स में तो ऐसा था कि लॉ में फेमा आता था भयंकर। अरे आईटीटी का एग्जांपल लेते हैं, इतना बढ़िया। चलो आईटीटी का एग्जांपल अपन लेते हैं। अपनी आईटीटी की हैंड रिटन नोट्स कितनी है, 385 पेजेस की, जिसमें से ऑलमोस्ट 200 टू 250 पेजेस में तो क्या हो जाता है, पूरा जीएसटी खत्म हो जाता है, और जीएसटी आता है एग्जाम में 80% मार्क्स का। जो बचे हुए पेजेस है, जो बचे हुए 152 मान लो 180 व्हाटएवर पेजेस बच जाते हैं, इसमें कस्टम्स है और इसमें क्या है, एफटीपी है, जो दोनों मिला के भी सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स के आते हैं। मतलब ये एफटीपी अकेला जो 15 से 20 पेज खा जाता है, इतना बड़ा चैप्टर है, इसका एग्जाम में वेटेज कितना, 5%, 0 टू 5%, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया, आया तो मैक्सिमम 5%, व्हिच मींस आज मैं अपना मैक्सिमम एफर्ट, अगर मेरे पास कम है तो अपना मैक्सिमम एफर्ट किस पे दूं, इधर दूं, जहाँ कम पेज पढ़ के मुझे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और ऑलमोस्ट इक्वल पेजेस पढ़ के भी मैं सिर्फ 20% ही यहाँ पे बेनिफिट ले पा रही हूँ। तो मैं जब कैटेगराइज करूंगी, पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करूंगी, तो पेरेटो एनालिसिस को यूज करके, और पहले जो चीजें मुझे कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लाके दे रही है वो पढ़ूंगी, और उसके बाद ज्यादा पढ़ के कम मार्क्स मिलेंगे वो चीज को मैं पढ़ती हूँ। बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या पेरेटो एनालिसिस? राइट, अब आईटीटी भी जीएसटी भी समझ में आया कि भाई टोटल जीएसटी 80 मार्क्स है, अब उसमें भी कितने चैप्टर्स है, तो आईटीसी अकेला मुझे 14 से 17 मार्क्स देके चला जाएगा, तो 80 में से भी आईटीसी सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए। मेरे सामने ये असेसमेंट ऑडिट हो गया, फिर ये मिसलेनियस चैप्टर्स हो गए, एडवांस लिंक हो गए, ये मिला के भी सब मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पाते हैं। यानी आप टोटल से तो कर ही सकते हो पेरेटो, और टोटल के अंदर भी इंडिविजुअल बेसिस पे भी पेरेटो कर सकते हो, कि भाई यहाँ पे मुझे पता चला कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए मोटर है, कि मोटर पे मैं सबसे पहले ध्यान दूं। अब मोटर के अंदर भी मैं सबसे पहले उसके एडजस्टमेंट पे ध्यान दूं, फिर उसके लुब्रिकेशन पे ध्यान दूं। ऐसी चीजें समझ में आ रही है क्या? यस और नो? हम ये नहीं बोल रहे कि हम कोई चीज को छोड़ देंगे, वी आर नॉट डूइंग सिलेक्टिव थिंग्स, वी विल डू एवरीथिंग। पहले क्या करें हमको वो प्रायोरिटाइज करना है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पेरेटो लगा रहे हैं। अब इसके प्रोस क्या हो सकते हैं, कॉन्स क्या हो सकते हैं, आप समझते हो, ठीक है। प्रोस हो सकते हैं कि यार हम कम एफर्ट में ज्यादा बेनिफिट लें, कॉन्स व्हाट इफ हमने जो छोड़ा वही इंपॉर्टेंट निकला और एग्जाम में आ गया, तो बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे भी है कि मेरे को ऐसा लगा कि यार ये जो टी लॉक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि खाली 6 चीजों को लेकर इसमें मैटर है, पर पता चला कि टी लॉक को ठीक नहीं किया तो उसके वो टी लॉक सबसे मेन हो गया था किसी कस्टमर के लिए, या टी लॉक को लेके आगे दूसरी तकलीफ पे बढ़ रही है जिसको हम शुरू में ट्रिवियल मान रहे थे, बड़ा जाके आगे जाके वो बड़ा हो गया, तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे अराइज हो सकती है। राइट, अभी क्वेश्चन 8 में इन लोगों ने अपन को बोला है पेरेटो एनालिसिस करना है टोटल पार्ट्स का। ठीक है, मैं टोटल पार्ट्स का पेरेटो एनालिसिस करूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे अरेंज करना पड़ेगा। चलो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो तो सबसे पहले आएगा मोटर, उसके बाद आएगा ट्रिमर, ट्रिमर के बाद आएगा ट्रैक, ट्रैक के बाद डोर, टी लॉक और फिर मिसलेनियस। आई विल अरेंज इट एज मोटर, ट्रिमर, ट्रैक, डोर, टी लॉक एंड मिसलेनियस। फिर आगे मैं लिखूंगी इनके टोटल पार्ट्स। तो मोटर में आ रहा है 30, ट्रिमर में आ रहा है 20, देन 17, 8, 6 एंड 4, टोटल कम्स टू 85। अब अगर परसेंटेजेस निकालोगे इनके इंडिविजुअली तो कैसे आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 85 into 100 व्हिच गिव्स मी 35.29%। सेम 20 डिवाइडेड बाय 85 into 100 व्हिच गिव्स मी 23.59। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव भी निकालते जाओ साथ साथ में, तो 35 प्लस 23 मैं ऐसे ही अप्रॉक्स निकाल लूँ फिगर और पॉइंट्स को कंसीडर ना करते हुए, तो 58 59 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे 17 का निकालो, क्यूमुलेटिव निकालो, तो समझ में आएगा कि खाली यार इतना ही करके बाकी चीजें छोड़ो, पहले इन्हीं पे फोकस करके हम अपनी 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। दैट इज पेरेटो एनालिसिस, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो देखो यहाँ पे आए हम लोग आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन सिंपली मोटर, ट्रिमर, ट्रैक, डोर, टी लॉक, मिसलेनियस में अरेंज किया, इफेक्टिव टोटल निकाला और यहाँ क्यूमुलेटिव निकाला। तो क्यूमुलेटिव निकाल के समझ में आया कि ऑलमोस्ट 80% प्रॉब्लम मेरे सिर्फ मोटर, ट्रिमर और ट्रैक से ही सॉल्व हो जाएगी। अब मोटर के अंदर भी देखो तो एडजस्ट, डुप्लीकेट, इंस्टॉल और रिप्लेस, मोटर के अंदर भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे मेरी सॉल्व हो जाएगी। अगर मोटर में मैंने सिर्फ एडजस्ट और डुप्लीकेट पे देख लिया ना, तो यहीं पे मेरी 83% चीजें सॉल्व हो जाती है। इंस्टॉल और रिप्लेस को मैं फिर देख सकती हूँ, बोलो हाँ या ना। तो पहले टोटल पेरेटो एनालिसिस किया, फिर पेरेटो में जो सिलेक्ट हुआ उसके अंदर के प्रोसेस का और वापस पेरेटो एनालिसिस किया, दैट इज व्हाट सेकंड पेरेटो एनालिसिस। सो यस, दिस इज वेरी सिंपल, राइट। इसमें कुछ टफ होने जैसा है नहीं, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और लेमैन टर्म्स में भी अपन को ये चीजें समझ में आ जाती है। तो
पहले क्या किया हमने, नॉर्मल पेरेटो एनालिसिस किया ऑल पार्ट्स का, और फिर हमने सेकंड लेवल पेरेटो एनालिसिस किया सिर्फ और सिर्फ मोटर को लेके। अब ये रिकमेंडेशंस वगैरह क्या है कि जब मैं पूरा पेरेटो का प्रोस कॉन्स सब कुछ समझाऊंगी तो उसकी थ्योरी आपको कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के साथ समझा दूंगी। सबको हो गया, दिल दिल आगा बॉम बॉम, और उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि 2 डेसिमल तक जाना, तो फिर वैसे ही कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। सेम टू सेम योर यहाँ पे भी पेरेटो एनालिसिस पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, पेरेटो एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू सेल्स एज वेल एज कंट्रीब्यूशन, दोनों पूछा है। सेल्स अपने को दिया है, डिसेंडिंग में इसको अरेंज करो, सबसे पहला ये आ जाएगा 5100, सेकंड आ जाएगा ये 3000, इन लोगों ने अरेंज करके दिया, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सेल्स का पेरेटो तो एज इट इज फटाफट परसेंटेज निकाल के सीधा हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है बताना, तो मेरे पास सेल्स है और मेरे पास पीवी रेशियो है, हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, याद है किसी को, आता है किसी को? वैसे तो ये भी पढ़ाऊंगी, पीवी रेशियो आपको पढ़ाऊंगी जब हम स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट नाम का हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन का, ये रहा, चलो बता देती हूँ। Here are the notes, और यहाँ पे हम लोग सिंपली पढ़ते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करके। क्वेश्चन में अपने पास पीवी रेशियो है, क्वेश्चन में अपने पास सेल्स है, तो क्या अपन कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, बोलो ना हाँ या ना हाँ। कंट्रीब्यूशन निकाल के फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके और फिर आपको उसका पेरेटो करना है। सीधा 100 माइनस पीवी रेशियो करने, ओ शिट एक्चुअल था क्या, ये रियल वाले, सॉरी। चलो तो भाई क्या समझ में आता है अपने को, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो भाई यहाँ पे सिंपली मेरे पास सबके पीवी रेशियोज है, तो मैं इसके क्या कंट्रीब्यूशन रेशियोज निकाल सकती हूँ, 100 माइनस पीवी रेशियो करके भी कंट्रीब्यूशन आता है, या तो फिर पीवी रेशियो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करके। तो आप वैसे भी क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। अब इतना टाइम अपने पास लेक्चर में तो नहीं है कि आपको कर करके बताऊं, आई कैन जस्ट सिंपली शो यू।